हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो चलो, ठीक है। आज हम आगे बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सीखेंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। तैयार हो ना? तो चलो, आज हम ये कविता सीखते हैं। पता है ये जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता किसने लिखी? ये लिखी राजेश जोशी जी ने। इनका जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1946 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? क्या आपको याद है कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और कौन से जिले में? नरसिंहगढ़ जिले में। देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये हमारा भारत है और इसके बीच के हिस्से में मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के जिला कौन सा? नरसिंहगढ़। देखो आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए। जन्म हुआ था 1946 में, याद है ना? और कौन से राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि कौन से जिले में हुआ तो कहोगे नरसिंहगढ़ में। पता है उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद काम भी शुरू किया। तो पहला काम कौन सा शुरू किया? देखो ये अखबार देख के कुछ याद आ रहा है? पत्रकारिता। कौन सा काम शुरू किया? पत्रकारिता। ठीक है। उसके बाद ये पढ़ाई देख के क्या लग रहा है आपको? उन्होंने उसके बाद अध्यापन का मतलब कि पढ़ाने का काम भी किया। तो याद हुआ ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। राजेश जोशी जी ने कविताएं भी लिखी थी। तो उन कविताओं के अलावा और क्या क्या लिखा? कहानियां, नाटक, लेख, टिप्पणियां, है ना? ये सब भी लिखी थी। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने नाट्य रूपांतरण भी किए थे। लघु फिल्में भी की थी। लघु फिल्में मतलब छोटी फिल्में होती है ना, उन फिल्मों के लिए जो कहानियां लिखी जाती है ना, उसको कहते हैं पटकथा लेखन। तो उन्होंने वो भी लिखी थी। फिर देखो, भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी उस नाम से की थी। ठीक है। फिर मायोवस्की की कविता का उन्होंने अनुवाद भी किया था। वो किस नाम से जाना जाता है? पतलून पहना बादल। ये देखो इसका चित्र दिख रहा है उस बुक का, है ना? उस बुक का नाम क्या था? पतलून पहना बादल। चलो अब आगे चलते हैं। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ उनकी राजेश जी की जो कविता है ना, उनको कई दूसरी भाषाओं में भी उनका अनुवाद हुआ था। कौन सी भाषाओं में? अंग्रेजी, रूसी और जर्मन। ठीक है। इन सब भाषाओं में हमारे राजेश जी की कविताओं का अनुवाद हुआ था। ठीक है। अब देखो कुछ काव्य संग्रह भी है उनके। काव्य संग्रह का मतलब तो आप जानते हो ना, क्या होता है? कविताओं का संग्रह। ठीक है। तो पहला काव्य संग्रह था एक दिन बोलेंगे पेड़। दूसरा है मिट्टी का चेहरा। देखो आपको ये जो काव्य संग्रह है ना, उसकी वास्तविक और ओरिजिनल फोटो दिखाई है मैंने आपको, है ना? मिट्टी का चेहरा। फिर है नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। ये थे उनके काव्य संग्रह। याद हो गए ना? ठीक है, चलो आगे। अब इतना अच्छा अच्छा लिखेंगे तो कुछ सरकार वगैरह पुरस्कार तो देंगे ना उनको। तो उनको पता है पुरस्कार भी मिले थे। कौन सा? एक तो था माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार। दूसरा था मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। दूसरा कौन सा था? मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। और तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। तो ये तीन उनको पुरस्कार मिले थे। ठीक है। अब मैं आपका कुछ टेस्ट ले रही हूँ, आप बताओगे आंसर? बताओ। तैयार हो? हाँ, सब तैयार हो? चलो तो फिर देखती हूँ किसको कितना याद रहा। बताओ राजेश जोशी जी का जन्म कब हुआ था? 1940 में, 1950 में, 1946 में या 1960 में? चलो आपका समय शुरू होता है। बताओ। गिनती करती हूँ मैं 5 तक। 1 2 3 4 5। हाँ, हो गया याद? 1946 में। वाह भाई, सही बात है। आप सब तो बहुत अच्छे होशियार हो गए हो। ठीक है ना? तो चलो अब तो चलते हैं कविता की ओर। कविता का नाम हमारा क्या है, याद है ना? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं काम पर? बच्चे। और उनके कवि कौन है? राजेश जोशी। सब कुछ याद रखना है आपको।
ठीक है। तो अब हमारी कविता यहाँ से हम शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अब देखो इन तीन लाइनों को समझ रहे हैं कि भाई बहुत सर्दी का समय है, कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में सड़क पर देखे तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो कवि की बड़ी चिंता का विषय लगता है कि अरे ऐसी ठंड में सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना, ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इसलिए कवि ये बात सोचने लग जाते हैं और फिर ये कविता लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बात तो है, ठीक है ना, लेकिन कह रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक का मतलब क्या होता है? डरा देने वाली, है ना, डरावनी। तो कवि कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकिन ये बात तो बहुत भयानक है, बहुत डरावनी है। भाई बच्चे थोड़ी काम पर जाने चाहिए कि, है ना। चलो, तो आगे कवि लिखते हैं भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? सही बात है ना। हाँ देखो, यहाँ पर विवरण का मतलब होता है कि कोई बात हम क्रम से लिखते रहते हैं ना, तो ये विवरण का मतलब क्या है? क्रमिक, हम जैसे क्रम से कुछ लिखते हैं ना कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर है ना, कवि कह रहे हैं कि ये बात तो बहुत भयानक है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसको हम क्रम से वर्णन करें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह, कि भाई इस बात को लिखो तो ऐसे लिखो कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या कहोगे कि बच्चों का विवरण नहीं लिखना, बच्चे काम पर जा रहे हैं इसको विवरण की तरह नहीं, इसको लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह। किसकी तरह? सवाल की तरह। ठीक है, तो चलो अब आगे और देखते हैं कि आप क्या याद रख पाए हो। बताओ, मुझे बताओगे ना। चलो अब हो जाओ तैयार। बच्चों के काम पर जाने की बात को कवि ने किस तरह लिखा जाना उचित समझा है? समझे ना प्रश्न, कि काम पर जाने की बात है वो कैसे होनी चाहिए। देखो, अ सवाल की तरह, ब विवरण की तरह, स उत्तर की तरह, या द उपयुक्त सभी। चलो अब आपका समय शुरू होता है, सोचो सोचो। 1 2 3 4 5, बताओ। आ गया ना उत्तर। हाँ, उसको कैसे लिखना चाहिए? सवाल की तरह, कि भाई बच्चे काम पर क्यों जाते हैं, ये अगर लिखना ही है तो सवाल की तरह लिखना चाहिए। ठीक है, चलो आप तो बहुत होशियार हो गए हो। चलो आगे चलते हैं। कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदे। देखा कवि क्या कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदे। बच्चे तो गेंदों से, बॉल से खेलते हैं ना, तो कवि कहते हैं कि बच्चे की खेलने वाली बॉल है क्या बची नहीं, क्या सारी आकाश में चली गई क्या? अंतरिक्ष का मतलब क्या हुआ? सारी आकाश में चली गई क्या? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कवि कह रहे हैं कि किताबें तो नष्ट तब होती है कि उनको अगर दीमक खा जाए, तो क्या हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें बची नहीं क्या, जो सारी दीमक खा गई क्या? हम्म, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चों को तो खिलौनों से खेलना चाहिए, और खिलौने से खेलने की बजाय वो काम पर जा रहे हैं। क्यों, क्या बात है? उनके सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या? ये बात है क्या? ऐसे कवि पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। यहाँ कवि कहते हैं क्या कोई भूकंप आ गया था क्या, सारे मदरसों मतलब पाठशालाओं में सब
सारी पाठशालाएं थी, उसके जो मकान, इमारतें मतलब मकान है ना पाठशालाओं के, वो सारे ढह गई मतलब नष्ट हो गई क्या? अब बच्चों के पढ़ने के लिए क्या पाठशालाएं बची नहीं है क्या? है ना? तो कवि ऐसा कह रहे हैं कि भाई हो क्या गया है के। ठीक है, आगे चलते हैं। और कवि पूछते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, बच्चे तो उसी में खेलते हैं ना, और घरों के आंगन खत्म हो गए क्या एक का एक? कवि कह रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए जो बगीचे, मैदान और ये जो घरों के आंगन होते हैं, वो क्या अचानक खत्म हो गए क्या? तो बच्चों उनमें खेलने की बजाय काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे तो इनमें खेलते हैं, है ना? तो यहाँ खत्म क्या होने की बात कर रहे हैं कि भाई बगीचे खत्म हो गए हैं, कि मैदान खत्म हो गए हैं, या घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, है ना? तो ये सवाल पूछ रहे हैं कवि। तो चलो आप बच्चे बताओ, एक प्रश्न पूछती हूँ, आपने क्या याद रखा? बच्चों के सारे खिलौने कहाँ दब गए हैं? बताओ। अ काले पहाड़ के नीचे, ब लाल पहाड़ के नीचे, स जमीन के नीचे, या द उपयुक्त सभी। अब आपको एक गिनती शुरू होती है, बताओ। 1 2 3 4 5। बताओ बताओ। आपका उत्तर है काले पहाड़ के नीचे। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, है ना? आप सब तो अब मुझे लगता है बहुत होशियार हो गए हो। चलो आगे चलते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ऐसा मतलब क्या? जो अभी हमने पहले देखे ना वो सारी बातें क्या देखी? याद है? अभी कहता है कि अगर बच्चों के खेलने की चीजें ही खत्म हो गई है ना? भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। सारी चीजें हस्ब मामूल। देखो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, भयानक तो है सारी बातें, लेकिन कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा भयानक बात यानी कि बुरी बात ये है कि सब कुछ वैसा ही है। हस्ब मामूल का मतलब क्या होता है? यथावत। यथावत का मतलब जैसी थी वैसी ही है। कहने का मतलब बॉल अंतरिक्ष में नहीं गई है, किताबों को दीमकों ने नहीं खाया है, और खिलौनों को पहाड़ के नीचे नहीं दबे हैं, ना तो विद्यालय यानी कि पाठशालाएं ढह गई है, न तो बगीचे खत्म हुए हैं, न मैदान खत्म हुए हैं, न घरों के आंगन खत्म हुए हैं। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सभी चीजें यथावत है, मतलब कि हस्ब मामूल है। और फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है ना? तो इसीलिए कवि कह रहे हैं भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखा यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि भाई ये कवि जहाँ देख रहे हैं वहीं पर नहीं, हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में। दुनिया में तो हजारों सड़कें हैं, वहां से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। के तो कवि यहाँ पर हमारे देश में जो भी अधिकारी वर्ग है या जो भी समर्थ लोग हैं, उन सबको ये कवि कहना चाहते हैं कि भाई इस समस्या पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो सभी क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए उनकी सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई कविता? हम्म तो चलो आगे चलते हैं एक प्रश्न की ओर। बताओ इस कविता में भूकंप में, तो फिर चलो तैयार हो ना? मुझे अब आपको
बताना है। प्रश्न बोलती हूँ, इस कविता में भूकंप में क्या ढह गया है? भूकंप में कुछ ढह गया है, ऐसा आता है ना? बताओ क्या? अ मकान, ब मदरसा, स दुकान या द इनमें से कोई नहीं। बताओ। अब देखो, अब आपको उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि आपको ये कविता कैसी लगी और इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओगे ना? तो ठीक है, हो जाओ तैयार और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना? और आपको अच्छे लगे ना वीडियो, तो फिर लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है।